इस कोर्स के पहले लेक्चर के अंदर अपन सीखेंगे कि अपन पाइथन को कैसे इंस्टॉल किया जाए अपने लैपटॉप में। तो आपको python.org वेबसाइट में जाना होगा, वहाँ पर डाउनलोड्स में जाके Python 3.8.3 पे क्लिक कर देना होगा। तो इस पे क्लिक करते ही एक डाउनलोड स्टार्ट होगा। उस डाउनलोड के अंदर मैं अभी क्या के लिए कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से ही है। ये Python 3.8.3 सेटअप इंस्टॉल डाउनलोड हो जाएगा, उसको अपन को इंस्टॉल करना होगा। और अगर आप इंस्टॉल करना नहीं चाहते अपने लैपटॉप में, या आपके पास ऑफिस लैपटॉप है जिसके अंदर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कि पाइथन डाउनलोड करने के लिए, तो इस बेसिक कोर्स के लिए आप ऑनलाइन शेल भी चला सकते हैं। ऑनलाइन पाइथन शेल आपको python.org वेबसाइट पे ही जाना होगा। आपको इस एरो पर क्लिक करना होगा जिसका लिखा हुआ है लॉन्च इंटरेक्टिव शेल। यहाँ पर आपका ये पाइथन एनवायरनमेंट स्टार्ट कर देगा। जब तक वो स्टार्ट करता है मैं यहाँ पर इंस्टॉल करने का बता देता हूँ। ये आपके पास पाइथन एनवायरनमेंट इंस्टॉल हो जाएगा। आपको कुछ भी देखना है तो जैसे 1+2 लिखते हैं 3, इस तरीके से आपके पास पूरी शेल के अंदर आपका चलने लग जाएगा। राइट, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस कोर्स के लिए, क्योंकि हम बेसिक टॉपिक्स ही कवर करेंगे, जैसे वेरिएबल्स हो गए, फंक्शंस हो गए, जिसको आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बताया गया था। ओके, तो जब सब सेटअप को उस पर क्लिक करोगे तो आपके पास ये चीज़ खुलेगी। आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है, ऐड पाइथन 3.82 पाथ। इसकी वजह से ये हो पाएगा कि अपन कमांड प्रॉम्प्ट या पावर शेल के अंदर डायरेक्टली अपन पाइथन को इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अभी मेरे पास पाइथन इंस्टॉल नहीं होगी, तो मैं पहले पावर शेल खोलता हूँ। आप CMDB प्रेफर कर सकते हैं। लाइनक्स के लिए अपन को टर्मिनल इस्तेमाल करना पड़ेगा, और मैकबुक के लिए भी अपन को टर्मिनल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे यस पावर शेल ऐसे खुलेगा। यहाँ पर मैं अभी पाइथन लिखता हूँ। यहाँ अगर मैं पाइथन लिखता हूँ तो ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलता है और इसके अंदर वो पाइथन सर्च करेगा, क्योंकि अपने पास अभी पाइथन है नहीं। तो अभी के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ। तो अपने पास पाइथन के यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं पाइथन 3.82 पाथ और इंस्टॉल नाउ। ऐसी एरर आ सकती है जिसमें द टर्म पाइथन ऐसे ही लिखा हुआ होगा यहाँ पर, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सेटअप को इंस्टॉल करना है। अभी के लिए इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, तो अपना ये ख़त्म हो गया है। आपके पास ऐसे लिखा हुआ जाएगा सेटअप वाज सक्सेसफुल। इसको क्लोज करते हैं। अब मैं वापस से मेरा पावर शेल चलाता हूँ। तो अब विंडोज़ पे जाइएगा, पावर शेल लिखिएगा, ओपन करना पावर शेल। अब मैं पाइथन लिखता हूँ। यहाँ देखो, अब पहले की तरह माइक्रोसॉफ्ट स्टोर नहीं खुल रहा, अब अपने पास पाइथन का पूरा ही शेल आ गया। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर से अपन इसके अंदर कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स पढ़ने के लिए अपन सबसे पहले अपन पावर शेल खोलते हैं अपना। अपन लिखते हैं पाइथन। तो ऑपरेटर्स बेसिकली ये माने जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स। जैसे मैं 1+2 लिखूँ तो 3 आंसर देगा, या 1*4 लिखूँ 4 आंसर। तो अपन 2-1 ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। और एक और ऑपरेटर, मान लो कि आपको 2 की पावर 3 चाहिए, तो अपन यहाँ पाइथन के अंदर ऐसे नहीं लिख सकते 2 की पावर 3, ऐसे नहीं लिख सकते। अपन लिखते हैं 2*3, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा 8। इस तरीके से अपन पावर लिखते हैं। ठीक है, पाइथन के अंदर ये
ऐसे नहीं चलता। पहले सबसे पहले अपन वेरिएबल्स बात कर लेते हैं। वेरिएबल्स वो होते हैं जो जिसके अंदर अपन सारे अपने डिजिट्स या डेटा स्टोर कर पाते हैं। तो और उनको डिक्लेयर करने के लिए अपन मान लेते हैं, अपन लेते हैं वैर इक्वल्स टू 1। अब मैं प्रिंट करूँगा वैर को, तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी वैर की। तो वेरिएबल्स वही के अंदर अपन कोई से भी नंबर ले सकते हैं। अपन वेरिएबल्स को 1 वैर इक्वल्स टू 1 अपन कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये एरर थ्रो कर देगा, इनवैलिड सिंटैक्स। अपन वेरिएबल्स को अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, where text is equals to hello world print where text hello world। तो अब अपन वेरिएबल्स के अंदर कुछ भी नेम ले सकते हैं, आई जे ए बी सी डी। अपन लेट्स से a is equals to 1। सो बेसिकली अपन को अगर आई में इंक्रीमेंट करना होता है तो कुछ लोग जो दूसरी लैंग्वेज में करते हैं वो अपन आई प्लस प्लस कर देते हैं। तो आई प्लस प्लस यहाँ पर चलता नहीं है, अपन को इसके लिए आई प्लस इक्वल्स टू 1 इस तरीके से ही करना पड़ेगा। जब मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूँगा तो यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, तो उसके बाद अपन बात करते हैं नेम स्पेस की। पाइथन के अंदर नेम स्पेस डिक्लेयर होते हैं। मान लीजिए कि मैंने वेरिएबल 1 लिया है मैंने 1, और वेरिएबल 2 इज टू लिया मैंने वेरिएबल 1। अब मैं वेरिएबल 2 को 2 बना देता हूँ, तो मेरी वेरिएबल 1 की वैल्यू होगी 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू होगी 2। ऑलराइट, अब लेट्स से मैंने वेरिएबल 1 वापस से लिया है 1, वेरिएबल 2 लिया है 2, एंड वेरिएबल 3 लिया है 1। अब मैं वैर 3 इक्वल्स टू अगर वैर 1 करता हूँ तो ये मेरे को रिटर्न करेगा कि ये वैर 3 क्या वैर 1 की इक्वल है या नहीं है। इसे अपन कहते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। तो अगर ट्रू है वेरिएबल 3, क्योंकि वेरिएबल 3 की वैल्यू कितनी है 1 और वेरिएबल 1 की वैल्यू कितनी है 1, इसलिए अपन को ट्रू रिटर्न करता है। मान लो कि अगर मैंने वैर 2 इक्वल्स टू वैर 1 लिखा तो ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, क्योंकि ये 2 इज इक्वल्स टू 1 चेक करेगा तो वो जो कि इक्वल नहीं है, इसलिए ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। ऐसा ही अपन का नॉट इक्वल्स टू वैल्यू होता है कि वेरिएबल 2 नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 1 है, तो ये रिटर्न कर देगा कि क्या ये नॉट इक्वल्स टू है। अगर नॉट इक्वल्स टू है तो ये ट्रू कर देगा, नहीं तो ये फॉल्स करेगा। लेट्स से वेरिएबल 1 इज नॉट इक्वल्स टू वेरिएबल 3। इस तरीके से अपन नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू ऑपरेटर का काम करते हैं। एक और दो ऑपरेटर होते हैं अपन लेस देन और ग्रेटर देन वाले। अब लेट्स से कि वेरिएबल 1 अगर लेस देन है वेरिएबल 2 के तो रिटर्न कर देगा ट्रू, अगर नहीं है तो रिटर्न कर देगा फॉल्स। लेट्स से कि वेरिएबल 2 इज लेस देन वेरिएबल 3। अभी वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या है 2 और वेरिएबल 3 की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इज लेस देन 1 तो है या नहीं है, तो उसके हिसाब से ये फॉल्स है। तो उसी तरीके से अपन और भी अलग अलग ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रेटर दैन, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये सारे अपने कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं। अब मान लीजिए कि आपको 3 वेरिएबल लेने हैं और 3 वेरिएबल के अंदर अपन को सेम टेक्स्ट चाहिए, तो अपन क्या करेंगे a इज टू बी इज टू सी इज टू 1। अब मैं a की वैल्यू पे भी प्रिंट करूंगा, b की वैल्यू पे प्रिंट करूंगा, c की वैल्यू पे प्रिंट करूंगा, तो अपने पास 1 1 आ जाएगा। लेट्स से मैं b के अंदर इंक्रीमेंट कर देता हूँ, तब मेरे पास कितना हो जाएगी b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1। तो यही चीज़ होती है अपने वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स के अंदर कि अपन अलग अलग ऑपरेटर्स की मदद से अपन वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स की मदद से ऑपरेशंस कर पाते हैं। अब लेट्स से कि कुछ टिपिकल वो हो,
लेट से मैंने a इक्वल्स टू 1 लिया, b इक्वल्स टू 2 ले लिया, c इक्वल्स टू 3 ले लिया और d इक्वल्स टू 4 ले लिया। अब मैं लेता हूँ a प्लस a स्टार b स्टार c प्लस लेट से माइनस d प्लस b स्टार स्टार c। तो इस पर्टिकुलर की वैल्यू क्या आएगी? इस पर्टिकुलर की वैल्यू 11 आई। अब 11 इसने कैसे दी? मैं नोटपैड खोल के दिखाता हूँ। सो बी स्टार स्टार सी, बी की वैल्यू कितनी थी अपनी? 2 स्टार स्टार सी, सी की वैल्यू कितनी थी अपनी? 3। तो 2 की पावर 3 कितना हुआ? 8। ठीक है। अब माइनस अपन ने माइनस को बाद में करेंगे अपन। ये बोर्ड मास की तरह इस्तेमाल होता है। सबसे पहले ब्रैकेट, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है। तो अब अपन ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी इज टू क्या आ जाएगा अपने पास? 1 स्टार 2 स्टार 3, ये अब जाएगा अपने पास 6। ठीक है। अब ए कितना है अपने पास? 1 और लास्ट में डी कितना है अपने पास? 4। तो अब ये बोलता है ए प्लस ए स्टार बी स्टार सी माइनस का डी प्लस बी स्टार स्टार सी, ये अपने को प्रिंट करना था। अब ए की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 1। ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी है अपने पास? 6 माइनस का डी कितने है? 4 प्लस का बी स्टार स्टार सी, ये कितना हुआ अपना? 8। तो अब इस पर्टिकुलर वैल्यू कितनी आ जाएगी? कंट्रोल सी करें, 11। बाकी वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो आप। 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 4 11। मैं लिख देता हूँ 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9, 9 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 15, 15 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 11। तो इस तरीके से अपने पास आता है। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चेंज कर दिया, तो लेट से मैंने बी स्टार सी माइनस डी ले लिया। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? 11। ठीक है। अब मान लो मैंने कुछ और लिया एक्सप्रेशन, लेट से ए प्लस ए बी स्टार सी प्लस डी, एक इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास 11। अब लेट से कि मैंने इसके अंदर ब्रैकेट कर दिया ए प्लस बी कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 4, तो इसकी वैल्यू हो गई अपने पास 21। तो ये सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया इसने सी प्लस डी के, फिर ए प्लस बी के, फिर स्टार के। तो ऐसे आप अलग अलग एक बार ऑपरेशन ट्राई करना और देखना। सो वेरिएबल्स ऑपरेटर्स के अंदर इतना ही। तो इस लेक्चर के अंदर अपन पढ़ेंगे पाइथन स्ट्रिंग्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a इज टू हेलो वर्ल्ड। अपन को स्ट्रिंग को सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर दे सकते हैं अपन। तो सबसे पहले मैंने सिंगल कोट्स में दिया, तो मैं अब ए प्रिंट करूँगा तो हेलो वर्ल्ड हो जाएगा। अब मैं डबल कोट्स के अंदर भी दे सकता हूँ हेलो वर्ल्ड। अब बी प्रिंट करूँगा तो इसमें भी हो जाएगा। अब डिफरेंस ये आता है सिंगल कोट्स डबल कोट्स के अंदर कि अपन से जब अपन को अगर सेंटेंस के अंदर डबल कोट्स इस्तेमाल करने हों तो अपन सिंगल कोट से सराउंड करके कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से सी इज इक्वल्स टू लेट्स से
अब मेरे को पेन को मैंने डबल कोट्स के अंदर किया, तो अब मैं प्रिंट करूँगा सी को, तो मेरे पेन डबल कोट्स में आएगा, सॉरी प्रिंट पेन को, सॉरी प्रिंट सी करेंगे अपन, तो अपने पास आ जाएगा आई एम ग्रेट पेन। अब मान लीजिए कि मेरे को सिंगल कोट्स लेने हैं, आई एम अ गुड प्रोग्रामर, तो मैं सी को प्रिंट करूँगा तो मेरे पास सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि मेरे को सिंगल कोट भी चाहिए और डबल कोट्स भी चाहिए एक ही स्ट्रिंग के अंदर, तब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं लेट्स से कि अपन ने सिंगल कोट्स स्ट्रिंग को इंक्लूड करने के लिए ले लिया, आप डबल कोट्स भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिखता हूँ हाय आई, अब यहाँ पर मैं आई एम अ गुड प्रोग्रामर and would like to have some fun by playing with Python। लेट्स से कि पाइथन को मेरे को डबल कोट्स के अंदर करना है, तो अब बेसिकली डबल कोट अपन ने आउटर तो सिंगल कोट्स लिए हैं, तो मैं अंदर डबल कोट्स तो काम कर जाएगा, पर अपने यहाँ पर दिक्कत आएगी। तो अपन इसके लिए कर सकते हैं स्लैश लगाएंगे, ये स्लैश एस्केप कैरेक्टर्स के लिए काम में देता है। तो अब मैं जैसे अगर मैं स्लैश नहीं लगाता तो ये एरर दे देगा, अगर मैं स्लैश लगा के करता हूँ तो आपका अपना ये स्ट्रिंग चल जाएगी। अब मैं प्रिंट करता हूँ डी को, तो अपने पास सिंगल कोट्स भी होगा और डबल कोट्स भी होगा, यहाँ पर ये सिंगल कोट्स भी होंगे और डबल कोट्स भी होंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर नेक्स्ट लाइन है, जैसे मैंने एस इज इक्वल्स टू लिखा, हाय, फिर एंटर, तो एंटर में डायरेक्ट यहाँ पर चले जाता है। तो लेट्स सी अब होगा क्या, अपन को एंटर मारने के लिए अपन को 3 सिंगल कोट्स लगाने पड़ेंगे, 1 2 3। अब मैं हाई लिखूँगा, एंटर मारूंगा, तो अब ये और वेट कर रहा है कि आप और क्या इम्प्रूव देने वाले हो। हेलो देयर, हाउ आर यू, ठीक है। तो अब अपन इसको क्लोज कर देते हैं। अब मैं इसको जब प्रिंट करूँगा ना, तो ये नेक्स्ट लाइन के अंदर प्रिंट करवाएगा, हाय, ये ऐसा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएंगे, हाय हेलो देयर हाउ आर यू। तो अपन नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं 3 कोट से। आप स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस भी होते हैं जो मैं बताता हूँ। तो स्ट्रिंग के अंदर फंक्शंस देखने के लिए अपन को प्री डिफाइंड डायरेक्टरी से फंक्शंस चेक करने होते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं dir ऑफ कोई भी स्ट्रिंग पास कर देते हैं, लेट्स से कि मैंने अभी ऐसी पास कर दी, तो डायरेक्टरी ऑफ एस। तो यहाँ पर अपने पास तो कुछ फंक्शंस आते हैं, ये कुछ फंक्शंस हैं, और यहाँ पर ये जो हैं ये वेरिएबल्स हैं। लेट्स से कि मेरे पास एक एक फंक्शन समझ चलते हैं। कैपिटलाइज बेसिकली कैपिटल करता है, मैंने ले लिया हेलो, एस इज इक्वल्स टू हेलो। अब मैं लिखता हूँ एस डॉट कैपिटलाइज, तो ये स्टार्टिंग का जो एक कैरेक्टर होता है उसको कैपिटल कर देता है। अब मान लो कि मेरे पास 2 वर्ड हैं, तो हेलो वर्ल्ड, हाउ डू यू डू, जैसे कि ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं एस डॉट कैपिटलाइज करता हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड को ही कैपिटल करेगा, दूसरे वर्ड को नहीं कैपिटल करेगा। ये डब्ल्यू को नहीं करा और एच को नहीं करा, सिर्फ इस वाले को करना है, करा है। केस फोल्ड बेसिकली क्या करता है, अपने केस को चेंज कर देता है। केस यानी अपर केस और लोअर केस, कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो जैसे अपर केस को लोअर केस बना देगा, लोअर केस को अपर केस बना देगा। लेट्स से कि मैंने एस इज इक्वल्स टू लिखा HELLO, ठीक है। अब मैं एस डॉट केस फोल्ड करता हूँ, तो ये अपर केस को लोअर केस में बदल दिया। मैं अब अगर आपको देखना हो कि ये फंक्शन
क्या करते हैं, हर फंक्शन क्या क्या करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे लिखिएगा डेस्क ऑफ एस डॉट केस फोल्ड, सॉरी एस डॉट केस फोल्ड डिस्क्राइब अंडरस्कोर डिस्क्राइब, केस फोल्ड में ब्रैकेट, सॉरी डिस्क्राइब नहीं होगा, बस इसका डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे। तो अब मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ ताकि अपन समझ में आ जाए अपन को। प्रिंट ऑफ एस डॉट केस फोल्ड, इस तरीके से इसने पूरा दे रखा है कि str ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग क्रिएट any string object from the given object, if encoding or error is then object must expose a data buffer that will be decoded using the given encoding and error handler। तो इस तरीके से आप अपन सारे फंक्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं कुछ ऐसे फंक्शंस धीरे धीरे आगे के कोर्स के अंदर बता दूंगा, पर जो कुछ फंक्शंस अपन के काम में आएंगे वो मैं अभी बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि रिप्लेस क्या करेगा, मान लो कि मेरे पास एस इजिकल्स टू हेलो लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, अब मुझे रिप्लेस करना है वर्ल्ड को अर्थ से, तो मैं WORLD और यहाँ पर अपन लिख देंगे अर्थ, तो ये पूरे वर्ड को चेंज कर देगा, हेलो अर्थ प्रिंट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अगर मैं वापस से एस को प्रिंट करूँगा तो ये हेलो वर्ल्ड होगा। स्ट्रिंग क्या होती है, वो इमेटेबल होती है, अनचेंजेबल होती है। तो अपन अगर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसी में स्टोर कराना होगा तो अपन को एस इज टू एस डॉट रिप्लेस करना पड़ेगा, तब जाके अपनी ये स्ट्रिंग चेंज होगी। इस तरीके से अगर मान लीजिए मैंने एस इज टू हाय हाउ और यू ये लिखा है, अब मैं एस डॉट रिप्लेस करता हूँ एच को खाली स्ट्रिंग से, तो जितने भी एच होंगे वो सारे यहाँ से हट जाएंगे रिप्लेस में। तो अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि अपन को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ को स्पेस के अंदर करना है या नेक्स्ट लाइन में करना है। तो मान लीजिए कि अपने पास कॉमा सेपरेटेड वैल्यू है एस इक्वल्स टू एप्पल मैंगो बनाना, ये अपने पास नाम है। अब मेरे को इसको सेपरेट करना है तो एस डॉट रिप्लेस कर सकता हूँ मैं और इसको नेक्स्ट लाइन में बदल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, कॉमा और यहाँ पर स्लैश एन पास कर दूँगा। स्लैश एन बेसिकली नेक्स्ट लाइन के लिए ही काम में लेते हैं। तो मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा ना एस डॉट रिप्लेस स्लैश लाइन, तो अपने जो स्ट्रिंग बनेगी वो इस तरह से दिखेगी, एप्पल मैंगो बनाना। ठीक है, इसी तरीके से एक और चीज़ आती है जिसके अंदर अपन डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, वो उस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर सकती है एक पर्टिकुलर। अब जैसे अपने पास स्ट्रिंग थी एप्पल मैंगो बनाना, तो एक और फंक्शन होता है, मैं वापस से डायरेक्टली खोल लेता हूँ स्ट्रिंग की, तो इसके अंदर एक फंक्शन होता है स्प्लिट। तो स्प्लिट से क्या होगा, एस डॉट, पहले एस प्रिंट करवा देता हूँ, अब एस डॉट स्प्लिट करूँगा कॉमा से, तो ये अपने को एक एज ए लिस्ट रिटर्न करेगा। ये लिस्ट अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप इन सारे फंक्शंस को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर करिएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में पोस्ट कर दीजिएगा। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि अपन के जब स्प्लिट करते थे तो अपन के पास ये से लिस्ट जनरेट होती थी। मैं इसको टाइप दिखा दूँ तुम्हें, पहले इसको स्टोर कर लेता हूँ लिस्ट के अंदर, एस डॉट स्प्लिट कॉमा, ठीक है। तो अपने पास एलिस है ये। अब मैं इसका टाइप चेक करता हूँ एलिस का, टाइप ऑफ एलिस, तो ये एज ए क्लास लिस्ट देगा।
अब ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर भी स्ट्रिंग के जैसे स्ट्रिंग के अंदर इतने सारे फंक्शंस थे, उसी तरीके से लिस्ट के अंदर भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो उसके लिए अपन को देखने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्टरी ऑफ एलएस। डायरेक्टरी ऑफ एलएस करेंगे तो अपने पास लिस्ट के कुछ फंक्शन आएंगे। लिस्ट के कुछ फंक्शन आने के बाद इसमें कुछ फंक्शन है, अपेंड, क्लियर, कॉपी, काउंट, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, पॉप, रिमूव, रिवर्स, शॉर्ट। मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, उसके बाद अपन कुछ फंक्शंस अपन ट्राई करके देखेंगे। अपेंड बेसिकली लिस्ट के अंदर एक वैल्यू ऐड करता है लास्ट पोजीशन पे। क्लियर अपने के पास लिस्ट को क्लियर करता है, लिस्ट के क्लियर का अपन देखेंगे। कॉपी एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट को कॉपी करता है। इसको अपन शैलो कॉपी और डीप कॉपी के अंदर समझ पाएंगे, तो ये थोड़ा अलग है। उसके बाद अपन काउंट करते हैं। काउंट के अंदर अपन बेसिकली लिस्ट के अंदर कोई भी एक आइटम का दे देते हैं और वो आइटम का पर्टिकुलर काउंट रिटर्न कर देता है कि ये 3 बार अकर हुआ या 4 बार अकर हुआ या 5 बार अकर हुआ। ठीक है। उसके बाद इंडेक्स पोजीशन बताएगा। इंसर्ट के अंदर अपन एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके इंसर्ट कर पाते हैं। पॉप लास्ट से ये पॉप निकालता है। रिमूव के अंदर अपन पर्टिकुलर इंडेक्स अपन रिमूव कर सकते हैं और वो देखेंगे। रिवर्स के अंदर अपन पूरा लिस्ट को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सबसे पहले अपन क्लियर की देखते हैं। एल एस डॉट क्लियर डॉट डॉक्यूमेंटेशन रिमूव ऑल आइटम फ्रॉम द लिस्ट। ये लिस्ट को पूरा एम्प्टी कर देगी। उसके बाद अपन चेक करते हैं एक्सटेंड को। एल एस डॉट एक्सटेंड डॉट डॉक्यूमेंटेशन, ये एक्सटेंड लिस्ट बाय अपेंडिंग एलिमेंट्स फ्रॉम द टेबल। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ इसको, ये समझाता हूँ मैं अपेंड और एक्सटेंड के अंदर क्या डिफरेंस होगा। तो उसके बाद इंडेक्स बता ही दिया, इंसर्ट बता दिया, पॉप बताते हैं, रिमूव बता दिया, रिवर्स और बता देते हैं। एल एस डॉट रिवर्स, ये रिवर्स इन प्लेस। चलो ये भी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं अपेंड। मैं एक एग्जांपल लिस्ट ले लेता हूँ। एल एस इक्वल्स टू 1,2,3। लिस्ट को हमेशा अपन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही डिनोट करते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन अब एल एस डॉट अपेंड करते हैं 4 को, तो ये लास्ट में जाके अपेंड कर देगा। तो मैं एल एस करूँगा 4। अब मान लीजिए कि मेरे को एक और लिस्ट मैंने ऐसी बनाई थी, एल एस 1 इक्वल्स टू 5,6। अब मैं चाह रहा था कि 1 2 ऐसे ही 1 2 3 4 फिर कॉमा 5 फिर कॉमा 6। पर मैंने जब एल एस डॉट अपेंड किया, एल एस 1 हुई, तो मैं अब एल एस को देखूंगा तो ये 5,6 ऐसा है मेरे को पास। तो ये एज ए लिस्ट प्रिंट हो रहा था। मेरे को तो इंडिविजुअल एलिमेंट चाहिए थे, तो उसके लिए अपन काम में लेते हैं। पहले मैं इसको एलिस के अंदर से पॉप कर देता हूँ। पॉप कर देते हैं तो ये जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको रिटर्न कर देता है। अपनी एलिस लिस्ट वापस प्रिंट करता हूँ तो ये अपने पास लिस्ट होगी। ठीक है, लिस्ट अपनी हमेशा चेंजेबल ऑब्जेक्ट होती है। तो ये हम अब देख सकते हो, मैंने कभी कहीं पे भी ऐसे नहीं लिखा एल एस इक्वल्स टू एल एस डॉट पॉप जैसा अपन स्ट्रिंग के अंदर लिख लेते हैं। इसके अंदर अपन डायरेक्टली अपन ऑपरेशंस लगा सकते हैं और ये डायरेक्टली चेंज हो सकती है। ठीक है, तो अपन के पास अब ये लिस्ट है 1 2 3 4। अब मैं चाह रहा था 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एल एस डॉट एक्सटेंड, अब मैं लगाऊंगा एल एस 1। ठीक है, अब मैं जैसे एल एस को प्रिंट करूंगा तो अपने पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। ये एज ए इंडिविजुअल एलिमेंट्स आ गए। तो एक्सटेंड अपन का बेसिकली जो भी ट्रेबल अपन डालते हैं एक्सटेंड के अंदर, ये एल एस 1 एक और लिस्ट थी, वो एज ए एक एक एलिमेंट उसमें अपेंड कर दिया इसने। ठीक है, तो ये अपना अपेंड हो गया। अब अपन के अंदर मान लो कि एल एस 1 में अपन अपने पास एल एस 1 है। अब अपन एल एस 1 डॉट क्लियर करते हैं तो ये पूरी लिस्ट क्लियर कर देगा। तो ये एल एस 1 दिख रहा था, एल एस 1 एम्प्टी हो गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि मेरे पास ये अपेंड हो गया, क्लियर हो गया। अब कॉपी देखते हैं। कॉपी एल एस 1 में मैं स्टोर करा देता हूँ एल एस। एक तो तरीका तो ये है, अपन डायरेक्ट ऐसे करा लें तो भी एल एस 1 को प्रिंट कराऊंगा तो ये आ जाएगा। मैं इसके अंदर एक और चीज़ चेक कर लेता हूँ। एल एस 1 डॉट अपेंड करते हैं, 7 अपेंड करते हैं। अब मैं एल एस 1 करता हूँ तो ये 1 2 3 4 5 6 7। अब मान लीजिए मैंने एल एस 1 इक्वल्स टू एल एस डॉट कॉपी किया। एक सेकेंड, मैं पहले एल एस भी चेक कर लेता हूँ।
मैंने जब यहाँ पर बेसिकली देखो 7 में LS1 के अंदर क्या किया था मैंने, LS1 के अंदर ही मैंने 7 को अपेंड किया था, LS में अपेंड नहीं किया था। मैं एक बार वापस से समझाता हूँ, थोड़ा समझना इसको, इस चीज़ को। लेट्स से कि अपनी LS लिस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6। और दूसरी लिस्ट है अपने पास LS1 इक्वल्स टू एम्प्टी ले लेते हैं, लेट्स से कि LS ले लेते हैं। तो अभी मेरे पास लिस्ट LS1 क्या है 1 2 3 4 5 6 और LS भी क्या है 1 2 3 4 5 6। अब मैं बेसिकली LS1 में अपेंड करूँगा, LS में नहीं कर रहा अपेंड। तो होता क्या है कि अपनी जो LS लिस्ट है ना, अगर पहले LS1 को प्रिंट कराता हूँ तो LS1 तो ये आ गई, पर अपनी LS लिस्ट भी चेंज हो जाती है, LS लिस्ट के अंदर भी 7 अपेंड हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन कॉपी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये होता क्यों है ये मैं बताता हूँ बात थोड़ी देर में। लेट्स से कि अभी मैं LS1 मैं वापस से LS लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। उसके बाद मैं LS1 के अंदर मैं डालता हूँ LS की डॉट कॉपी। अब मैं LS1 में अपेंड करता हूँ 7। अब मैं LS देखता हूँ और LS1 देखता हूँ, ठीक है। अब मैं समझाता हूँ कि ये हुआ क्यों। तो ये होता बेसिकली ये है कि इसके अंदर जो पाइथन होती है वो नेम स्पेस एक एड्रेस पे स्टोर करती है। मान लीजिए कि एक वेरिएबल था अपने पास LS, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल था अपने पास LS1। अब LS के अंदर अपने अपन ने जब LS1 इज टू LS किया था तो हुआ क्या था, LS के अंदर जो वैल्यूज़ थी, सॉरी, LS के अंदर जो वैल्यूज़ थी, एक सेकेंड, वो थी 1, 2, 3, 4, 5। बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। तो अपन की स्टार्टिंग में क्या था, LS इक्वल्स टू, ये LS इस पे पॉइंट करा था 1 2 3 4 5, इस LS की वैल्यू ये थी। तो हुआ क्या, जब अपन ने LS1 इक्वल्स टू LS किया तो LS1 भी इस पे पॉइंट करने लग गया। अब इस पे पॉइंट करने लगा तो मैंने, अब जब LS1 के अंदर मैंने अपेंड किया, सॉरी ये इससे अपन ने 6 भी किया था, कॉमा 6, मैं नीचे ले लेता हूँ इसको, कॉमा 6, ठीक है। अपन ने फिर LS1 के अंदर अपन ने 7 अपेंड किया था, यहाँ पर अपन ने LS1 के अंदर अपन ने 7 अपेंड किया था, तो LS के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुआ था। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि अपन ने LS1 का भी एक ही एड्रेस पे पॉइंट आउट करा था और LS भी एक ही एड्रेस पे पॉइंट आउट करा था। तो मैंने जब LS1 के अंदर अपेंड किया तो वो उसी एड्रेस पे जाके चेंज हो गया, उससे अपनी LS भी चेंज हो गई इस वजह से। पर जब मैंने LS डॉट कॉपी किया था, यहाँ पर LS डॉट कॉपी किया था, तो उससे हुआ क्या, या अपने पास स्टार्टिंग में थे LS, इसके अंदर थे एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये एलिमेंट थे। अब मैंने LS1 यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट चलाया, LS1 इज इक्वल्स टू LS डॉट कॉपी। तो इससे क्या हुआ, इसने एक और ऐसा ही सर्कल बनाया, एक और ऐसा एड्रेस बनाया, उसके अंदर अपन ने एलिमेंट लिए, सेम एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये LS1 यहाँ पर ले रहा था, LS1 ऐसे बनाया अपन ने और ये इस पर पॉइंट करने लग गया। तो अब मैंने जब 7 अपेंड किया तो 7 अपेंड करने के बाद क्या हुआ, उसने 7 यहाँ पर अपेंड कर दिया एक और, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर तो चेंज हुआ नहीं LS के अंदर, तो LS अपना 1 2 3 4 5 6 हुआ और LS अपना 1 2 3 4 5, LS1 अपना 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। ये दो अलग अलग एड्रेस के अंदर स्टोर हुआ और उस वाले पार्ट के अंदर अपन एक ही एड्रेस में स्टोर करा रहे थे, LS1 में भी और LS में भी। तो
तो ls1 भी एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा था, ls भी एक एड्रेस को पॉइंट कर रहा था। तो जब अपन ने 7 अपेंड कराया तो उस एक एड्रेस के अंदर जाके अपेंड हो गया, तो उस ls भी में भी रिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी चीज़ से बचने के लिए अपन ls डॉट कॉपी इस्तेमाल करते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अपने पास अपन ने अपेंड कर लिया, क्लियर कर लिया, कॉपी कर लिया, काउंट आप कर ही लोगे, एक्सटेंड कर ही लिया, इंडेक्स पोजीशन रिटर्न करेगा, इंसर्ट आप करा ही लेना देख के, पॉप, रिमूव और रिवर्स सॉर्ट। रिवर्स और देख लेते हैं अपन। ls1 इज इक्वल्स टू 1,2,3 ls1 डॉट रिवर्स। ये बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है ये रिवर्स ही कर देगा। तो मैं ls1 करूँगा तो ये 3 2 1 इसको अंदर रिवर्स कर दिया ls1 को। ठीक है, ये अपना अब सॉर्टिंग के अंदर अपन के पास शॉर्ट हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब मैं ये अपनी पूरी लिस्ट हो गई है। इसके अंदर कुछ भी डाउट हो या कोई भी फंक्शन के अंदर दिक्कत आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ लीजिएगा, मैं अवेलेबल रहूँगा बताने के लिए। तो जिस तरीके से अपन ने लिस्ट पढ़ी थी उस तरीके से अपन के पास एक और डेटा टाइप होता है पाइथन के अंदर, उसे कहते हैं अपन टपल। तो टपल के लिए मैं लेट्स से कि वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, उसको अपन स्मॉल ब्रैकेट्स में डालते हैं 1,2,3। जिस तरीके से लिस्ट एक चेंजेबल ऑब्जेक्ट होता है, टपल एक अनचेंजेबल ऑब्जेक्ट होता है जो अपन चेंज नहीं कर पाते। इसके अंदर अपन अगर फंक्शन भी देखेंगे तो बहुत कम फंक्शंस होंगे। हाँ, सिर्फ देखो काउंट फंक्शन है और एक इंडेक्स फंक्शन है। तो मैं इसी का दिखा देता हूँ कि टीपी के अंदर अगर मैं को काउंट करना है, काउंट सॉरी टीपी डॉट काउंट, मेरे को अगर 2 काउंट करना है तो ये रिटर्न कर देगा 1। अब मैं अगर चेक करूँ इंडेक्स 3 की चेक करते हैं अपन इंडेक्स, तो अपन कर देगा 2, क्योंकि 1 का इंडेक्स हुआ 0, 2 का इंडेक्स हुआ 1 और 3 का इंडेक्स हुआ 2। तो अब अपन बात करते हैं सेट की। सेट अपन ने मैथ्स में भी पढ़ा था कि यूनिक एलिमेंट्स का होता है। तो पाइथन के अंदर अपन सेट डिक्लेयर करते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो 1,2,3 लिखता हूँ। सेट हमेशा यूनिक एलिमेंट रहता है, तो इसको अगर मैं प्रिंट करूँगा तो क्या आ जाएगा 1,2,3। चलो देखते हैं। अब इसको मैं st प्रिंट करता हूँ। पहले इसका टाइप दिखा देता हूँ कि क्या टाइप लेता है ये st। देखो क्लास सेट क्लास का ले रहा है। अब मैं st को प्रिंट कराता हूँ। तो जितने भी अपने पास ये देखो 1,2,3, तो 2 एज ए यूनिक हो गया अपने पास। और दूसरी एक और चीज़ है सेट की खासियत कि अगर मान लो कि मैंने इसको रैंडम वैल्यूज़ दे दी, तो ये अब मैं जब st के अंदर प्रिंट करूँगा ना, तो ये एज ए असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। सेट की 2 प्रॉपर्टी होती है कि एक यूनिक होता है और वो स्टार्टिंग से असेंडिंग में होता है। ठीक है, अब आपको अपन इसके अंदर और फंक्शंस होंगे सेट के, वो अपन देखते हैं। तो मैं डायरेक्टरी ऑफ st करता हूँ तो ये अपने पास कुछ फंक्शंस आते हैं। तो नॉर्मल जैसे सेट के फंक्शन होते हैं कि ये अपन के पास यूनियन हो जाता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, डिसजॉइंट, सबसेट, सुपरसेट, ये सब अपन के पास सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर जिसको जो कि अपन के सेट के अंदर काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन इसके अंदर से कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अपन ये देखते हैं डिफरेंस का फंक्शन। डिफरेंस, अब मैं एक सेट बनाता हूँ 1,2,3। दूसरा सेट बनाते हैं सिर्फ 2। अब मैं s माइनस s1 करता हूँ। ठीक है, ये डायरेक्टली ऐसे भी ले सकता है 1,3। अब मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ s डॉट डिफरेंस। ये पाइथन की एक और खासियत है कि इटरेटेबल में डायरेक्टली इसने s माइनस s1 ले लिया। ठीक है, तो मैं s डिफरेंस, s डॉट डिफरेंस, सेम आउटपुट आना चाहिए मेरे हिसाब से। सॉरी, इसका अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे डिफरेंस। इसका डॉक चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। रिटर्न द डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सेट्स। इसको मिनिमाइज करते हैं। ऑल एलिमेंट्स दैट आर इन सेट बट नॉट इन द अदर। ठीक है, एक बार वापस टाइप करता हूँ। अब अपने के पास s और s1 था, तो
S और S1 थे, ठीक है। S डॉट डिफरेंस, अच्छा मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी, ओके। FFERENCE S1, तो ये भी 1,3 एज ए आउटपुट आया, ठीक है। तो ये अपना डिफरेंस हो गया। दूसरा अपन चेक करते हैं, यूनियन चेक करते हैं अपन, ठीक है। यूनियन चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, यूनियन और ऐड चेक करते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या कुछ डिफरेंस है भी है या दोनों सेम है, ठीक है। अपने पास एस की वैल्यू 1,2,3 थी और S1 की वैल्यू, मैं S1 को चेंज करके कर देता हूँ 4। एक सेकेंड, मैं S इज टू 1,2,3 ले लेता हूँ और S1 इज टू ले लेता हूँ 4, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर मैं वापस से डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ एक सेट की, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं, सबसे पहले अपन चेक करते हैं ऐड, एस डॉट ऐड करते हैं S1 में, अनहैशेबल टाइप सेट। चलो ठीक है, अपन एक बार चेक करते हैं कि ऐड फंक्शन करता क्या है। डॉक्यूमेंट के खोल के, add an element to the set, this has no effect if the element is already present, ओके। तो अपन एक सेट के अंदर सेट को ऐड नहीं कर सकते, तो अपन क्या करेंगे, s डॉट ऐड करना चाहें तो अपन ऐसे एक एलिमेंट को पर्टिकुलर टाइम पे ऐड कर सकते हैं। अब 1 2 3 3 पहले से था तो इसलिए कोई इफेक्ट हुआ नहीं। अब मान लो कि मैंने s डॉट ऐड किया 5, तो अब मैं प्रिंट करूंगा तो अपने पास 1 2 3 5, ठीक है। ऐड अपना एक सिंगल एलिमेंट पे काम करता है। अब मान लो मैंने s डॉट, अब मैं S1 के अंदर अपने पास वैल्यू की थी 4, मैं S1 को और बढ़ा देता हूँ 4,6,7 ले लेता हूँ, ठीक है, ताकि पता पड़ जाए, क्योंकि ये भी सिंगल एलिमेंट का है, अभी सिंगल एलिमेंट में भी चल जाएगा, ठीक है। तो s डॉट यूनियन S1, अब ये अपने पास पूरा आ जाएगा। अब मैं s को वापस प्रिंट करूँगा तो अपने पास 1 2 3 5 ही है, अपने पास चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये भी अनचेंजेबल है, इम्यूटेबल है, डेटा टाइप है सेट, ठीक है। तो बेसिकली अपन, अब मैं मान लूँ कि मैंने सेट के अंदर ही मेरे को एक लिस्ट डालनी थी, लिस्ट थी अपनी कुछ ऐसी 1,2,3,1,2,4,5,6,7, ठीक है। अब ls के अंदर मैं चेक करता हूँ तो ये अपने पास कुछ लिस्ट थी, इसके अंदर कुछ रिपीटेड एलिमेंट भी हैं, जैसे कि 1 1, ठीक है, और ये डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी है, ठीक है। अपन हर एक डेटा टाइप को एक दूसरे से चेंज कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मेरे को इस लिस्ट को यूनिक बनाना था, इसके अंदर कुछ भी, तो अपन क्या कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू कर सकते हैं सेट ऑफ ls, तो मैं एस प्रिंट करूंगा तो अपने पास ये पूरा यूनिक वैल्यूज आ जाएगी अपने लिस्ट की। सेट की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो यूनिक एलिमेंट्स को ही लेता है, इस वजह से, ठीक है। अब अपन अगर यूनियन लेते हैं, अपने पास s की वैल्यू क्या थी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अपन अब ls के अंदर ले लेते हैं 100 101, ठीक है। अब मैं s डॉट ऐड करता हूँ ls को, तो एरर दे देगा, क्योंकि ये अनहैशेबल टाइप लिस्ट है, एक सिंगल वो ले सकता है पर ऐसे ऐड नहीं लिख कर पाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, s डॉट यूनियन ls, तो अपने पास 100 एंड 101, ये उसी तरीके से काम करता है जैसे लिस्ट के अंदर एक्सटेंड और अपेंड होता है। तो अब यहाँ पर अपेंड की जगह ऐड है और एक्सटेंड की जगह यूनियन है, ठीक है। तो ये अपना पूरा सेट हो गया। आप और फंक्शंस ट्राई करना, और कुछ प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना कमेंट्स के अंदर। तो अपन ने पिछले लेक्चर में सेट के बारे में देखा था, अब अपन देखते हैं डिक्शनरी के बारे में। डिक्शनरी के को भी अपन डिनोट करते हैं कर्ली ब्रेसेस से ही, ठीक है। अगर अपन डिक्शनरी के कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोई एलिमेंट पास नहीं करते तो अपने पास अगर मैं टाइप ऑफ डिक चेक करूं तो इसका क्लास का रहा है डिक्शनरी। उसी तरह से अगर मैं डिक्शनरी के अंदर मान लूँ कि मैंने कुछ और नेम ले लिया, जैसे DIS ले लिया,
ठीक है। और इसके अंदर एक भी एलिमेंट पास कर दिया मैंने, तो अब ये इसकी क्लास हो जाएगी टाइप ऑफ क्लास सेट। ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं डिक्शनरी की। डिक्शनरी होता है बेसिकली की एंड वैल्यू फॉर्मेट में, यानी कि अगर मैं इसके अंदर डिक्लेयर करूँ तो अपन को ऐसे डिक्लेयर करना होता है, वन कॉलन, ये वन अपनी की हो गई, और इसकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं अपन, हाई। ठीक है। अब कॉमा से सेपरेटेड होती है इसकी, अब टू हेलो। ठीक है। अब मैं डिक्शनरी ऑफ वन चेक करूं तो अपने पास आ जाएगा उसकी वैल्यू, वन अपनी की हो गई, अपन को वन की वैल्यू चाहिए, तो वो अपन ये है डिक्शनरी, जैसे अपन की ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है और ये सारी डिक्शनरी होती है जैसे वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग लिखे होते हैं, उसी तरीके से इस की के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखी हुई होती है, तो हर एक की एक वैल्यू होती है डिक्शनरी के अंदर। ठीक है। अब इसके अंदर अपन चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फंक्शन दिए गए हैं पाइथन ने, अपन उस पर चेक करते हैं। तो अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अपने पास फंक्शंस आ जाते हैं, ये सारे फंक्शंस होते हैं। अब इन फंक्शंस को अपन एक एक करके अपन चेक करते हैं। क्लियर तो अपन ने कर ही लिया था, कॉपी अपन ने कर ही लिया था लिस्ट के अंदर। फ्रॉम कीज़ चेक करते हैं अपन, पहले इसका डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं क्या है फ्रॉम कीज़, उसके बाद अपन इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अपन लिखते हैं फ्रॉम कीज़ डॉट क्रिएट ए न्यू डिक्शनरी विद कीज़ फ्रॉम इटरेबल एंड वैल्यू सेट टू वैल्यू। लेट्स से कि मैंने एक लिस्ट ले ली 1,2,3। ठीक है। अब मैं डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, उसके अंदर अपन ने लिख दिया एल एस। ठीक है। तो अब ये इसके अंदर वैल्यू इसने एज ए नन सेट कर दी और अपने पास कीज ऐसे 1,2,3 डाल दिया। ठीक है। तो ये अपने पास डिक्शनरी तैयार हो गई एक पूरे लिस्ट की। ठीक है। फ्रॉम कीज। अब अपन के पास गेट करने का तरीका, अपन एक तरीका था कि अपन ऐसे लिख सकते थे डिक्शनरी ऑफ वन वैल्यू चेक करने के लिए। ठीक है। एक अपन चेक कर सकते थे। अब एक बात बताओ कि अपन के पास ये हाई क्यों आया, नन क्यों नहीं आया, क्योंकि ये अनचेंजेबल है। इसको चेंज करने के लिए अपन को करना पड़ेगा डिक्शनरी इक्वल्स टू डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज एल एस। ठीक है। अब अगर मैं डिक्शनरी ऑफ वन लगता हूँ तो अपने पास आएगा नन। नन आया इसलिए एम्प्टी आया, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ठीक है। तो अपन अभी के लिए अपन एक डिक्शनरी ले लेते हैं जिसके अंदर एटलीस्ट कोई वैल्यू हो, तो अपन ऊपर वाली ही वैल्यू ले लेते हैं जो ऊपर थी। ठीक है। तो अपन ने वैल्यूज़ ले ली। अब मैं डिक्शनरी वन करूँगा तो ये भी वैल्यू प्रिंट करेगा, और जो ये गेट है, गेट भी वैल्यू प्रिंट करने के काम में लेता है। तो डिक्शनरी डॉट गेट वन, ये भी अपने पास वैल्यू देगा। ठीक है। तो इस तरीके से जैसे मैंने इंटीजर कॉलन स्ट्रिंग लिखा है, आप स्ट्रिंग कॉलन स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, ऐसे पूरी डिक्शनरी बना सकते हो वर्ड मीनिंग की। यहाँ पर वर्ड लिखो और यहाँ पर मीनिंग लिखो, यहाँ वर्ड लिखो यहाँ मीनिंग लिखो। ठीक है। अब ये अब ये आइटम्स का चेक करते हैं। डिक्शनरी डॉट आइटम्स का अपन डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं। ए सेट लाइक ऑब्जेक्ट प्रोवाइडिंग अ वी ऑन डिक्शनरी आइटम्स। लेट्स देखते हैं क्या करता है ये। डिक्शनरी डॉट आइटम्स, ये ऐसे आइटम्स दिखा देगा। ठीक है। उसके बाद अपन चेक करते हैं कीज़। कीज़ क्या करेगा, बेसिकली अपने पास जितनी भी पूरी डिक्शनरी है उसके अंदर जो जो कीज़ हैं वो कीज़ प्रिंट करेगा। जैसे अभी के लिए अपन के पास डिक्शनरी ये है, तो इसकी की क्या हो गई, वन और टू। ठीक है। तो वन और टू प्रिंट करेगा। अब डिक्शनरी डॉट कीज़ वन और टू ये ऐसे प्रिंट किया इसने। ठीक है। अब मैं इसको किसी एक और वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं। डिक्शनरी डॉट कीज़, अब मैं इसका डेटा टाइप चेक कराता हूँ तुम्हें, टाइप ऑफ एल एस। तो अपन के पास डिक्शनरी ऑफ कीज ये से क्लास आ गई। ठीक है। ये अपने ट्रेबल के लिए काम में आएंगे। अब अपन जब लूप्स पढ़ेंगे इटरेशंस, तब अपन इसको काम में लेंगे। ठीक है। तो अपने पास अब डिक्शनरी डॉट वैल्यूज़ चेक करते हैं अपन। वैल्यूज़, तो वैल्यूज़ के अंदर अपने पास वैल्यूज़ की लिस्ट आ जाएगी, तो इसके अंदर डिक्शनरी के अंदर जो भी वैल्यूज़ है। ठीक है। तो इसकी ये अपनी कीज़ हो गई, अपनी वैल्यूज़ हो गई। अब अपन सेट डिफ़ॉल्ट देखते हैं। सेट डिफ़ॉल्ट क्या करता है। ठीक है। डिक्शनरी डॉट सेट डिफ़ॉल्ट, ऐसे फंक्शंस के बारे में डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के
अपन अपन चेक कर सकते हैं। तो इंसर्ट की विद द वैल्यू ऑफ डिफ़ॉल्ट इफ की इज़ नॉट इन डिक्शनरी, रिटर्न द वैल्यू फॉर की इफ की इज़ इन द डिक्शनरी एज डिफ़ॉल्ट। ठीक है, लेट्स से कि अपन के पास डिक्शनरी के अंदर अपन डालता हूँ सेट डिफ़ॉल्ट 1 आर्ग्यूमेंट पास करना है, अपन मान लीजिए 3 पास कर देते हैं। अब मैं डिक्शनरी चेक करता हूँ तो 3 के अंदर ये नन दिखा देता है। अब मान लो कि मैंने डिक्शनरी के अंदर 2 पास कर दिया, अब देखते क्या होता है। तो ये रिटर्न कर देगा 2। ठीक है, insert key with the value of default if key is not in the dictionary, return the value for the key if key is in the dictionary, else default। तो default क्या है, none। लेट्स से कि मैं ट्राई कर रहा हूँ, अगर चल जाए तो ठीक है। अब मैं चेक करता हूँ 3 के, नहीं ये नहीं काम करेगा, डिफ़ॉल्ट अपने पास हमेशा नन होता है। ऑलराइट, अपन वापस से चेक करते हैं डायरेक्टरी ऑफ डिक्शनरी। अपन ने चेक कर लिया फ्रॉम कीज चेक कर लिया था ना, हाँ फ्रॉम कीज चेक कर लिया था। ठीक है, चेक कर लिया था गेट आइटम्स कीज। अब अपन चेक करते हैं पॉप क्या करता है। तो अपन डिक डॉट पॉप करते हैं। पॉप अपन को पॉप के अंदर की देना पड़ता है, जिस कीज को अपन को रिमूव करना है। मान लो कि अपन को 3 को रिमूव करना है, तो अपन 3 डाल देंगे। तो अब अपन डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर 1 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अपन पॉप आइटम करेंगे, डिक्शनरी डॉट पॉप आइटम। इसको क्लोज करते हैं। अब ये देखो, अब ये इसने स्टार्टिंग में इसको पॉप कर ये पॉप किया है इसने लास्ट एलिमेंट, और उसको रिटर्न कर दिया इसने 2 हेलो। अब मैं डिक्शनरी को चेक करूँगा तो अपने पास सिर्फ 1 और है। ठीक है, इस तरीके से आप सारे फंक्शंस चेक कर सकते हो। अपडेट का चेक करना, वैल्यूज़ का चेक करना डिक्शनरी के अंदर। बाकी डिक्शनरीज के अपन के बहुत काम में आएगी, तो अपन इसको इटरेशन के उसमें और फाइल हैंडलिंग उसमें अपन चेक करेंगे कि कैसे अपन एक डिक्शनरी को अपन रीड करेंगे और कैसे अपन उसका वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग दिखाएंगे। ठीक है, तो अभी डिक्शनरी के लिए इतना ही। तो गाइस, पिछली वीडियोस में अपन ने पाइथन के कुछ डेटा टाइप्स देखे थे। तो इस वीडियो में अपन चेक करेंगे कि अपन डिसीजन कैसे लिया जाता है पाइथन के अंदर, कि पर्टिकुलर अगर ये कंडीशन मैच हो तो अपन को ये कुछ कमांड्स एग्जीक्यूट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए अपन के पास स्टेटमेंट होता है, इफ स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट या फिर एलएफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। ठीक है, मैं उससे पहले 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, a इज गोज टू 1 और b इज गोज टू 2। ठीक है, अब मैं इफ a इज ग्रेटर देन b हो, अब सिंटेक्स ध्यान रखना, अपन के पास ये इंडेंटेशन होता है। अपन इंडेंटेशन के अंदर ये इससे अपन को फाइंड आउट करता है। अगर मैं लिख देता हूँ f कुछ भी, तो अपन के पास आ जाएगी एरर, इंडेंटेशन एरर, एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो उसके लिए अपन को क्या करना होगा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी कॉलन टैब। अब मैं टाइप करता हूँ प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। ठीक है, अब ये एल्स में अपन प्रिंट कर देते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब जैसे मैं एंटर मारूंगा ये अपनी को रिजल्ट प्रिंट करेगा कि क्या ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है। तो अभी अपने के अकॉर्डिंग बी ग्रेटर है, क्योंकि 2 इज़ ग्रेटर देन, तो इसका आंसर आना चाहिए बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अब मैं आउटपुट देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास आ गया बी इज़ ग्रेटर देन ए। ये अपना एक डिसीज़न हुआ कि अपन के पास ये यहाँ नहीं गया, इसने डिसीज़न लिया और चेक किया कि ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, उसके बाद ये यहाँ गया। तो ये बेसिकली ए ग्रेटर देन बी के अंदर हुआ क्या, उसने जब मैं ए ग्रेटर देन बी ऐसे प्रिंट करा के दिखाता हूँ तो ये फॉल्स दे रहा है। तो हुआ क्या, अगर एफ फॉल्स है तो ये एल्स कंडीशन में जाता है और एल्स कंडीशन की चीज़ें प्रिंट कर देता है। ठीक है, अगर ये ट्रू होता तो ये प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी कर देता है। ठीक है, अब अपन कुछ और लेते हैं।
मान लें कि अपने पास a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू भी है 2। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ if a इज़ ग्रेटर दैन b, तब तो प्रिंट कर दे a इज़ ग्रेटर दैन b, एल्स प्रिंट, एक सेकेंड सॉरी, मुझे कुछ और बताना था। एफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए प्रिंट ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसके बाद अपन चेक करेंगे एल एफ बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, अपन को चेक करना है कि वो इक्वल्स टू है या नहीं है, तो अपन को प्रिंट करवाना है कि ए इज इक्वल्स टू बी। तो अब अपन के पास क्या होगा, बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, और एल्स अपन प्रिंट करा देंगे ए इज इक्वल्स टू बी। अब अपने पास ए क्या है वैल्यू 2, बी क्या है वैल्यू 2। तो अब ई ए ग्रेटर देन बी, ये फॉल्स हुआ तो ये एल एफ में गया। अब एल एफ के अंदर ये चेक किया बी इज़ ग्रेटर देन, बी इज़ ग्रेटर देन ए नहीं है, तो ये गया एल्स पार्ट में। अब एल्स पार्ट में इसने कोई चेक नहीं किया और डायरेक्ट वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, मैं एंटर मारता हूँ, ए इज इक्वल्स टू बी। अपन बिना एल्स स्टेटमेंट या बिना एल एफ स्टेटमेंट के भी एफ लगा सकते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने ए बी अपने पास ए 2 है और बी 2 है। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये लिखा, मेरे को सिर्फ इतना जानना है कि अगर क्या ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है। मुझे मतलब नहीं है कि वो चाहे इक्वल टू हो या नहीं हो, या फिर बी ग्रेटर हो या नहीं हो, ग्रेटर हो। मेरे को सिर्फ ये जानना है कि ए ग्रेटर होना चाहिए। मैं सिर्फ ए इज़ ग्रेटर देन बी इतना सा कोड लिखूँगा और एंटर मारूंगा। अब ये कोई कुछ प्रिंट करेगा नहीं, क्योंकि अपने पास ए इक्वल्स टू 2, बी इक्वल्स टू 2, तो ये इस कंडीशन को फॉल्स करता है। ठीक है, इस तरीके से आप सारा डिसीजन ले सकते हैं। अब अपन अगले उसमें बात करेंगे लूप्स की। तो गाइस अब अपन बात करते हैं पाइथन के अंदर लूप्स की। ठीक है, तो अपन बेसिक अगर कोई और लैंग्वेज पढ़ी हो आपने, तो आपको पता होगा कि अपने पास कुछ लूप होते हैं जो कि अपनी को बार बार एक ही चीज़ को प्रिंट कराने के काम में, या कुछ किसी उस पर अपन को बार बार इटरेट कराने के काम में लिया जाता है। तो कुछ लैंग्वेज में लूप्स होते हैं, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर ईच लूप। ठीक है, पाइथन के अंदर अपने पास एक लूप होता है वाइल लूप। ठीक है, और दूसरा लूप होता है फॉर लूप। अपन इन दोनों लूप्स के बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले अपन बात करते हैं वाइल लूप की। तो लेट्स से कि अपन के पास एक लिस्ट है 1, 2, 3। ठीक है, अब मैं वाइल, मेरे को इसके अंदर लिस्ट के अंदर से एलिमेंट्स जो हैं खाली करने हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वाइल लेंथ ऑफ एल एस नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आता। वाइल लेंथ ऑफ एल एस नॉट इक्वल्स टू 0, एंटर। अब मैं यहाँ पर एल एस डॉट प्रिंट कराते हैं अपन, जो जो जैसे जैसे लास्ट एलिमेंट से अपन पॉप कराते जाएं। ठीक है, अब अपने पास ये ऐसे 3, 2, 1 ऐसे एक एक एलिमेंट चला। पहले 3 पॉप हुआ, फिर 2 पॉप हुआ, फिर 1 पॉप हुआ। ठीक है, उसी तरीके से फॉर लूप के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फॉर आई एन एल एस। अब मैं इसके अंदर मैं स्टार्टिंग से लेते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से लेते हैं, तो अपन प्रिंट करते हैं, सिर्फ प्रिंट करा रहे हैं, अभी एल एस को खाली नहीं करा रहे। एल एस ऑफ सिर्फ आई, सॉरी। ठीक है, अभी अपने क्या हुआ था, एल एस में अंदर से अपन ने पॉप कराई दी थी, तो अपन के पास एल एस के अंदर कुछ बचा ही नहीं था। तो अपन वापस से एल एस इक्वल्स टू, पहले मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि देखो खाली है। उसके बाद अपन एल एस इक्वल्स टू 1, 2, 3 ये ले लेते हैं। अब मैं फॉर आई एन एल एस ये लेते हैं, फिर अब मैं प्रिंट करता हूँ आई। तो ऐसे ये 1, 2, 3 ये आ गया अपने पास। ठीक है,
ये अपने पास फॉर लूप, ये बेसिकली अपना फॉर ईच लूप है। ये एक एक एलिमेंट के अंदर लेते जाता है ट्रीट में और चलाता जाता है। अब लूप के लिए अपन के पास एक चीज़ होती है जिसको अपन कहते हैं स्लाइसिंग। अब लिस्ट के अंदर जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो मेरे को सिर्फ 1 चाहिए, नहीं 1 सॉरी, अपन को सिर्फ 3 4 5 चाहिए। तब 3 4 5 का इंडेक्स क्या, 3 का इंडेक्स क्या है 2, और 5 का इंडेक्स क्या है 2 3 4 4। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे ls 2 2 4। ठीक है, और ये 1, ये अपने पास। अब ये क्या होता है, ये अपने को +1 तक चलाना पड़ेगा, तो तब जाके अपने पास ये 3 4 5 ये अपने पास लिस्ट आएगी। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को उल्टा प्रिंट कराना है, 5 4 3 ऐसे प्रिंट कराना है, तो मैं क्या करूँगा ls 5 कॉलन 2 कॉलन -1। तो अभी अपने पास प्रिंट हो गया। अपने को चेंज करना है, इसको अपन को कर देना है 3 और इसको अपने को कर देना है 6, सॉरी 4 कर देना है, और इसको अपन को कर देना है 1। ये अपने पास आ गया 5 4 3। ठीक है, होता क्या है इनिशियल, अपन यहाँ से समझते हैं इनिशियल रेंज क्या है 0 1 2। अपन ढंग से समझते हैं एक बार इसको, मैं पेंट खोलता हूँ फिर अपन बताते हैं। लिस्ट के अंदर दो तरीके की इंडेक्सिंग स्टोर होती है, ls इजिकल्स टू 1 2 3 4, कहाँ तक लिखा था अपन ने 5 6 7 8। ठीक है, ये अपनी लिस्ट थी। तो एक इंडेक्सिंग तो अपनी स्टार्ट होती है आगे से, तो 0 1 2 4 का हो जाएगा 3 5 6 7 8। सही तो है ना, 0 1 2 3 4, हाँ अच्छा सॉरी 4 5 6 और ही 7। एक इंडेक्सिंग होती है अपनी लास्ट से स्टार्ट होती है -1 से, -1 कॉमा -2 कॉमा -3 कॉमा -4 -5, इस तरीके से -8 तक जाता है। ठीक है, अब मान लो कि मेरे को सिर्फ लास्ट एलिमेंट चाहिए, तो या तो मैं ls ऑफ 7 ले सकता हूँ अगर इस इंडेक्सिंग से चले तो ls ऑफ 7, और या फिर मैं ले सकता हूँ ls ऑफ -1। ठीक है, तो मैं एक बार प्रिंट करा के दिखा देता हूँ। ये अपने पास लिस्ट थी ये 1 2 3 4 5। अब मैं अपने पास वैल्यू चाहिए अपन को 8, या तो मैं ls ऑफ 7 प्रिंट कराऊँ तो भी 8 आएगा, या फिर ls ऑफ -1 प्रिंट कराऊँ तो अपने पास 8 आएगा। तो रिवर्स इंडेक्सिंग प्लस स्टार्टिंग इंडेक्सिंग से एंड इंडेक्स तक भी स्टोर होता है, और रिवर्स इंडेक्सिंग भी स्टोर होती है। ठीक है, ये लिस्ट की खासियत होती है। अब मान लो मुझे यही इंडेक्सिंग को फ़ायदा में उठा के अपन को रिवर्स प्रिंट करना है, इसका इस लिस्ट का रिवर्स प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, स्लाइसिंग के अंदर होता है कि अपन स्टार्टिंग इंडेक्स खाली छोड़ देते हैं और एंडिंग इंडेक्स खाली छोड़ देते हैं, और ये -1 ले लेते हैं। तो अब अपने पास ये लास्ट स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक आ गया। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ते हैं लूप के अंदर। अब मान लीजिए कि मेरे को 7 फाइंड आउट करना है कि क्या 7 लिस्ट के अंदर है भी या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, फॉर i इन ls if i is equals to 7 print सेवन फाउंड, एल्स में लिख देंगे प्रिंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो अब ये हुआ क्या, इसने
एक चेक किया, आई एन एल एस चेक किया, 8 का चेक किया, अब 8 इक्वल्स टू 7 है, नहीं है तो नॉट फाउंड। अब जैसे इसने कहा 7 फाउंड, अब अपन को क्या चाहिए, नॉट फाउंड प्रिंट ना करे, सिर्फ 7 फाउंड प्रिंट करे, तो अपन क्या करेंगे, एल्स पार्ट को हटा देंगे। ठीक है, ठीक है, अपने पास 7 मिल गया। अब देखो कितनी बार चलाइए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार और 7वीं बार जाके अपने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद भी ये 8वीं बार भी चल रहा है जब अपन के पास मिल गया। तो इस चीज़ को भी, इस चीज़ को बचाने के लिए अपन एक और लगाते हैं जिसको अपन कहते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, मैं ऊपर वाला ही कोड लिख लेता हूँ वापस से, फॉर आई एन एल एस इफ आई इक्वल्स टू 7 प्रिंट 7 फाउंड। ठीक है, और एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अभी वापस से नॉट फाउंड भी प्रिंट होगा, देख लेना। ठीक है, अब इस एक इटरेशन को बचाने के लिए क्या करना है अपन को, वापस से फॉर लूप चलाते हैं, आई इक्वल्स टू 7 पे प्रिंट 7 फाउंड कर देते हैं। अब यहाँ पर अपन एक स्टेटमेंट लगा देते हैं ब्रेक। ठीक है, ताकि ये अब जब 7 मिल गया है तो अपन आगे नहीं जाए। एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब अपने पास ये नीचे नहीं गया तो अपन के इससे थोड़ी टाइम बच जाता है लूप को चलने में। जब ज़्यादा डेटा होगा तब ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं चीज़ की कि अपन के मान लीजिए कि अपने पास 7 आ जाता है तो 7 प्रिंट नहीं करे, 7 फाउंड प्रिंट करे ही नहीं, चाहे वो 7 फाउंड हो या नॉट फाउंड हो, कुछ प्रिंट करे ही नहीं जब आई इक्वल्स टू 7 हो। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, फॉर आई इन एल एस इफ आई इक्वल्स टू 7। एक तरीका तो ये है कि अपन यहाँ पर पास लिख दें। अब पास से क्या होगा कि अपने पास कुछ प्रिंट या ब्रेक नहीं होगा, बस चेक करके बाहर निकल जाएगा। मैं और यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ नॉट फाउंड। ठीक है, नॉट फाउंड, तो यहाँ पर अपने पास 7 फाउंड का प्रिंट हुआ ही नहीं। ठीक है, अब अपन के पास अपने पास कुछ लिखा हुआ था, फॉर आई इन एल एस इफ आई इक्वल्स टू 7 पास एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अब इसके बाद भी एक और चीज़ लिखी हुई थी, इटरेटिंग डिजिट, इटरेटिंग डिजिट। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ था, कंफ्यूज हो जाएंगे तो अपन एक काम करते हैं, हाँ ठीक है, एक और स्लैशन लगा देते हैं, फॉर आई इन एल एस इफ आई इक्वल्स टू 7 पास एल्स प्रिंट नॉट फाउंड। अपन एंड एल इज इक्वल्स टू स्लैशन। ठीक है, तो ये लगा लेते हैं। ओके सॉरी, वो एंड इज इक्वल्स टू होता है। ठीक है, तो अब अपने पास ये नॉट फाउंड में भी इटरेटिंग डिजिट चल रहा है, इस पे भी 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 चल रहा है। पर जब अपन ने आई इक्वल्स टू 7 पास कर दिया ना, तब भी इटरेटिंग डिजिट चल रहा है। अब मैं तो चाहता हूँ कि ये चले ही नहीं, तो उसके लिए अपन को इस्तेमाल करना पड़ेगा एक और कीवर्ड जिसको कहते हैं कंटिन्यू। वो अपन के नीचे का जो भी जितना भी स्टेटमेंट लिखा होगा ना, ये जैसे कि ये लिखा हुआ है इसके अंदर, तो वो उसको पास करेगा ही नहीं और अगले इटरेशन में चले जाएगा। अब जैसे कि मैंने फॉर आई एन एल एस लिखा, इफ आई इक्वल्स टू 7 लिखा, कंटिन्यू लिखता हूँ मैं, एल्स लिखता हूँ, प्रिंट नॉट फाउंड, प्रिंट इटरेटिंग डिजिट कॉमा एंड इज इक्वल्स टू स्लैशन। ठीक है, ये अपन लिख देते हैं। तो अब अपने पास जो वो पहले अपने पास इटरेटिंग डिजिट ऐसे सिंगल आ रहा था, लास्ट का सेकंड पार्ट, अब अपने पास आएगा ही नहीं, ये अपने पास नहीं आएगा, नॉट फाउंड इटरेटिंग ये आया ही नहीं है, वो अपने का चला गया।
तो इस ये बचने के लिए कि मान एक पर्टिकुलर कंडीशन में अपना पूरा लूप का बचाने के लिए कि और नीचे के कोई स्टेटमेंट चले नहीं, नेक्स्ट इटरेशन में चले जाए, तो इस चीज़ के लिए अपन इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यू। ब्रेक अपन इस्तेमाल करते हैं लूप से बाहर आने के लिए, और पास इस्तेमाल करते हैं अपन का किसी स्टेटमेंट को बस स्किप करने के लिए। ठीक है, तो यही आपके लूप थे। तो इस कोर्स के अंदर अपन अब इस लेक्चर में अपन देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो अपन ओपन करते हैं पाइथन। फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए अपन को DEF कीवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पर अपन के पास फंक्शन का नेम आता है, अपन ब्रैकेट के अंदर अपने पास पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स पास करते हैं। ठीक है, तो अपन के पास अभी एडिशन का फंक्शन बनाते हैं, तो अपन n1 n2 लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन रिटर्न करवा देंगे इन दोनों का एडिशन, तो रिटर्न n1 प्लस n2। ये अपना छोटा सा फंक्शन बन गया जिसके अंदर अपन दो नंबर का एडिशन प्रिंट करवाते हैं। तो अपन जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र रन कराएगा ऐड 3,4, तो अब अपन ऐड 3,4 7 आ गया। ठीक है, तो अब अपन ऐड 5,6 करते हैं तो 11 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से अपन का आता है एडिशन। अब उसके बाद अपन के पास अब मान लो कि अपने पास कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया हो, तो अपन के पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल लेट से n2 अब n3 लेते हैं। n3 इक्वल्स टू मैं 4 मान लेता हूँ। ठीक है, n1 प्लस n2 प्लस n3। अब होगा क्या अगर मैं पैरामीटर पास नहीं करता, n3 पैरामीटर पास नहीं करता, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले लेगा, 4 ले लेगा। तो लेट्स से ऐड 1,2 लिया तो अपने पास वैल्यू आ गई 7। 1,2 मतलब 1 + 2 3, 3 + 4 7। अब अगर मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन कर देता हूँ 1 + 2 + 3, तो अपने पास आ जाएगा 6। ठीक है, तो इस तरीके से अपन एडिशन के अंदर अपन पैरामीटर को भी डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हैं। उसके बाद अपने पास आती है रिकर्जन। जिसके अब रिकर्जन मतलब होता है फंक्शन के अंदर फंक्शन को ही कॉल करना। तो लेट्स से कि मैं फंक्शन बनाता हूँ फैक्टोरियल का। फैक्टोरियल क्या होता है, जिसके अंदर अपन फॉर एग्जांपल 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 1 इंटू 2 का फैक्टोरियल हो जाएगा 2। ठीक है, 1 स्टार 2 स्टार 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6। 1 इस तरीके से, मतलब 3 का फैक्टोरियल क्या हो गया, 3 फैक्टोरियल टू 6। ठीक है, ये मैथ्स में आपने लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो अब अपन बेसिकली क्या करेंगे, इसको प्रोग्रामेटिकली बनाएंगे। तो अपन डेफिनेशन फैक्ट इधर एन पास कर देते हैं, जहाँ पर अपन यूज़र से नंबर इनपुट करेंगे। अब अगर लास्ट में अपन के पास 1 आता है तो अपन को रिटर्न करना है 1। ठीक है, तो इफ एन इक्वल्स टू 1 देन रिटर्न 1। अदरवाइज अपन को क्या करना है, रिटर्न करवाना है एन स्टार फैक्टोरियल ऑफ n-1। ठीक है, तो अब अपन इसको, ये अपना फंक्शन बन गया। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, प्रिंट लेट से 5 का फैक्टोरियल होता है 120, तो 5 का फैक्टोरियल यहाँ पर क्या आ जाएगा 120। ठीक है, 6 का हो गया 720। अब हुआ क्या, फैक्ट के अंदर n, अभी n की वैल्यू क्या है 5। इफ n इज इक्वल्स टू 1 रिटर्न 1, n इज इक्वल्स टू 1 है या नहीं है, नहीं है, फॉल्स। तो ये यहाँ पर क्या, रिटर्न n स्टार फैक्ट n-1। हुआ क्या, n 5 था, 5 इंटू फैक्ट n-1। अभी क्या है 5 इंटू, तो 5 इंटू अब ये फैक्ट n-1। अब ये जो रिटर्न करेगा ये 5 इंटू उसका इंटू करेगा। ठीक है, तो मैं एक नोटपैड के अंदर लिखता जाता हूँ। यहाँ पर अभी अपने पास 5 इंटू है, अब ये फैक्ट n-1, अब 4 हुआ। ठीक है, 4 अपने पास क्या है यहाँ पर 4, ये फॉल्स हुआ। यहाँ पर क्या 4 इंटू फैक्ट n-1। अब ये वाला क्या, अब इसके अंदर भी क्या हुआ, ये 4 से मल्टीप्लाई होने के लिए वेट करेगा, और फैक्ट n-1 क्या कर देगा 3। अब यह 3 पे गया, 3 ये फॉल्स हुआ, यहाँ पर 3 पे गया। अब ये क्या होगा 3 स्टार फैक्ट n-1, तो अब ये चेक करेगा 3 स्टार फैक्ट n-1 यानी कि 2 फैक्ट 2। ठीक है, तो अब अपन के पास फैक्ट 2 हुआ, तो अपन के पास फैक्ट 2 हुआ, तो 2 स्टार 2-1 चेक करेगा। 2-1 के अंदर क्या हुआ 1। इफ n इज 1 हुआ तो ये रिटर्न कर देगा 1। तो अब होगा क्या, अब 2 इंटू 1 ये रिटर्न हुआ, इससे क्या आई वैल्यू 2, ये 2 इससे क्या आई वैल्यू 6, उल्टा चलेगा।
अब 6 आई, अब 6 4 6 जा कितने होता है 24। ठीक है, अब उसके बाद ये 24 × 5, जो आंसर आएगा वो 120 आ गया। ठीक है, इस तरीके से अपन का ये वर्क करता है रिकर्जन। तो अब यही आपका, आप इसके अंदर कुछ और फेबोनाची सीरीज होती है, आप इसका एक प्रोग्राम बना के देखना। फेबोनाची सीरीज बता देता हूँ क्या होती है। 0 1 इनिशियल वैल्यूज में ये 2 होता है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन होता है 1, फिर लास्ट 2 डिजिट का एडिशन क्या है 1 और 1, इसका एडिशन हुआ 2, 1 और 2, इसका एडिशन क्या हुआ 3, इसका एडिशन क्या हुआ 5, ऐसे चलती जाती है। तो अगर मान लो यूज़र ने मान लिया 4 दे दिया, तो मेरे को इसका एडिशन चाहिए 0 + 1 + 1 + 2, इसका एडिशन क्या हो जाएगा 1 2 3 4, इसका आउटपुट आ जाएगा 4। ठीक है, तो इसका एक बार प्रोग्राम बना के देखना, और कुछ डाउट है तो कमेंट्स में पूछ लेना। ठीक है, तो ये आपका पूरा फंक्शन और रिकर्जन हो गया। तो अब अपन चेक करेंगे कि मॉड्यूल्स के बारे में। ठीक है, मॉड्यूल्स प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि बाकी यूज़र्स या कम्युनिटीज़ बनाती हैं। अपन उसको इस्तेमाल करने के लिए अपन को देखना पड़ता है इम्पोर्ट। अब अपन कुछ भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अपने पास एक लाइब्रेरी होती है फ्रॉम इम्पोर्ट एटर टूल्स। ठीक है, इसके अंदर अपने पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सारे फंक्शंस होते हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अपने पास ये परम्यूटेशंस हो गया और कॉम्बिनेशंस भी होंगे, ये कॉम्बिनेशंस भी हो गया। ठीक है, अपन इसी को चेक करते हैं। आपने एक लिस्ट ले ली 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, ये लिस्ट ले ली। अब मैं ls डॉट परम्यूटेशन लगाऊंगा, जिसमें मैं ls पास कर देता हूँ, और एक और पास कर देता हूँ जिसमें मैं एक और लिस्ट पास कर देता हूँ 1, 12, 3, 5। ठीक है, लिस्ट ls डॉट परमिशन होता नहीं है, अपन को लगाना पड़ेगा इटर टूल्स डॉट परम्यूटेशन। ठीक है, अब अपन लिखते हैं एक्सपेक्टेड इंट इज आर, सॉरी अपन इसको 2 लिखते हैं। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराने के लिए अपन फॉर आई एन, अभी मैं सब देखना 2 उसका कॉम्बिनेशन बनते जाएंगे, जैसे 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, ऐसे सारे बन जाएंगे। ऐसे ये सारे अपने पास ये परम्यूटेशंस आ गए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरीके से अपन कॉम्बिनेशंस भी कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, फॉर आई इन एंटर टूल्स कॉम्बिनेशन, अपन आई प्रिंट कर देते हैं। ये अपने पास सारे कॉम्बिनेशन है 1 2 1 3 1 4 1 5। इसके अंदर देखो 5 1 ले लिया, यही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का डिफरेंस था। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, ये इस तरीके से ये एक हो गया मॉड्यूल। उस तरीके से और डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स पे होते हैं अपन। जैसे एक और मॉड्यूल होता है अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम का, इम्पोर्ट ओएस। इसकी डायरेक्टरी देखेंगे तो बहुत सारे फंक्शंस होंगे इसके अंदर। अपन कुछ ही फंक्शन चेक करेंगे, आप बाकी फंक्शंस भी ट्राई कर लेना। अपन चेक करते हैं, जैसे अपन चेक करें, जैसे ये चेक कर लेते हैं लिस्ट ऑफ डायरेक्टरी। तो ओएस डॉट लिस्ट ऑफ dir लिस्ट ऑफ, तो ये अपने पास डायरेक्टरी के जितने भी वो हैं फोल्डर्स या फाइल्स, उसकी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से अपन चेक कर सकते हैं। अगर अपन को एक और देखते हैं, गेट ई एनवायरनमेंट, मेक डायरेक्टरी, गेट करंट वर्किंग, ये गेट CW की दी, इसके अंदर से अपन चेक करेंगे तो ये अपनी करंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखा देगा। ठीक है, अब मान लो कि मैंने कोई एक और डायरेक्टरी बनानी है, तो मैं यहीं से ही os डॉट मेक डायरेक्टरी mkdir एक फंक्शन होगा ghm के ये। ठीक है, तो मैं os डॉट मेक डायरेक्टरी, यहाँ पर कुछ भी नाम दे देता हूँ xyz dir। ठीक है, अब मैं os डॉट लिस्ट डायरेक्टरी करूँगा तो अपने पास एक और बन जाएगी xyz dir। तो इस तरीके से अपन अलग अलग फंक्शन, अब इसको रिमूव भी कर सकते हैं अपन os
.rmdir xyz.dir, इसको अपन ने रिमूव कर दिया, सॉरी। अब अपन के पास वापस से os.list डायरेक्टरी करेंगे, तो ऐसे अपन अलग अलग फंक्शंस चेक कर सकते हैं इसके डॉक्यूमेंटेशन पे, ठीक है। तो ये आप लोग ट्राई करना, यही अपना मॉड्यूल्स है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे फाइल हैंडलिंग। तो अपन अब फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब अपन फाइल हैंडलिंग पढ़ते हैं। फाइल हैंडलिंग के लिए अपन, अभी मैं सी यूजर्स लिनोड डेस्कटॉप पे हूँ, ठीक है। अपन पाथ के अंदर सेलेक्ट होता है। फाइल हैंडलिंग के लिए अपन को fp ओपन कमांड होती है। ओपन के अंदर अपन को फाइल नेम पास करना पड़ता है। ये अपने पास कोड्स के अंदर फाइल नेम होगा, ठीक है। और यहाँ पर अपने पास होगा मोड, कि आपको रीड राइट अपेंड, ये 3 मोड अपने पास चलते हैं फाइल ओपन करते हैं टाइम। ये रीड राइट अपेंड मोड अपन मिक्स उसमें भी कर सकते हैं और सिंगल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन अभी के लिए एक फ़ाइल बनाते हैं डेस्कटॉप पे। मैं दिखा देता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप पे ABC नाम की कोई फ़ाइल होगी नहीं, ए नाम से कोई फ़ाइल है नहीं, चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ बनेगी txt, ठीक है। तो अब अपन खोलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ abc.txt, ठीक है। यहाँ मैं कंटेंट डाल देता हूँ कुछ fp.write। मैंने w के हिसाब से खोला, तो w का मतलब होता है राइट, तो मैं इसमें लिख देता हूँ हाय हाउ आर यू। उसके बाद fp.close कर देते हैं अपन, ठीक है। अपनी फाइल तैयार हो गई, अपने पास फाइल बन गई abc.txt, हाय हाउ आर यू, ठीक है। अब अपन के पास फाइल बन गई, तो अब अपन इसको ये अपना पावर शेल, ठीक है। अपन इसको रीड करवाते हैं। 5fp इज यूज टू ओपन abc.txt। मैं इसको सारे ही फॉर्मेट में खोल लेता हूँ ताकि कुछ और भी ऑपरेशन लगा सकूँ। तो उसके लिए होगा RWA, रीड राइट अपेंड, मस्ट हैव एग्जैक्टली वन ऑफ क्रिएट, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ R+ ले लेता हूँ, इससे रीड राइट अपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब अपन लिखते हैं fp.read हाय हाउ आर यू। ये अपने पास टेक्स्ट आ गया इसका कंटेंट। अब मान लो मुझे कुछ लिखना भी था, fp.write हाउ डू यू डू, ठीक है। अब मैं fp.close करता हूँ। अब मैं उसको खोल के देखता हूँ मेरे पास क्या होगा कंटेंट, ये देखते हैं अपन, हाय हाउ आर यू हाउ डू यू डू, ठीक है। ये अपने पास पूरा कंटेंट है। मान लो कि अब अपन को ओवरराइट करना है सारा कंटेंट, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, fp इक्वल्स टू ओपन abc.txt राइट, ठीक है। अब अपन इसमें fp.write लिखेंगे, राइट के अंदर अपन सिर्फ लिखेंगे xyz, fp.close करेंगे। ऐसे ये राइट के अंदर से क्या हुआ कि अपने पास पूरा वो ओवरराइट होके सिर्फ xyz लिखा हुआ होगा फाइल में। चलो देखते हैं ये हुआ नहीं हुआ। अपन ने खोला abc.txt, अब ये अपने पास xyz ही लिखा हुआ है सिर्फ, ठीक है। यही अपनी फाइल हैंडलिंग था। अब मान लो कि आपको अपन एक डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है। मेरे पास एक फाइल डिक्शनरी है जिसके अंदर ए के वर्ड और मीनिंग है। अपन इसको डिक्शनरी को अपन वर्ड मीनिंग बनाएंगे, ठीक है। वर्ड मीनिंग सिर्फ ए के लिए। टाइम लगेगा इसमें क्योंकि ये थोड़ी बड़ी साइज़ की है, इसलिए नॉट रेस्पॉन्डिंग आ रहा है। जब तक अपन इसको वहाँ पर अपने प्रोग्राम में ओपन करते हैं, ठीक है। fp इक्वल्स टू ओपन da.json, और इसको मैं रीड फॉर्मेट में कर लेता हूँ। अगर मैं कुछ पास नहीं करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट रीड फॉर्मेट होता है। अब मैं इसको, अब एक फाइल फॉर्मेट जेसन को सपोर्ट करने के लिए अपन को पास होती है एक मॉड्यूल जिसको अपन कहते हैं जेसन मॉड्यूल। उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद अपन इस
फाइल पॉइंटर को इस जेसन के अंदर पास करा देंगे, जेसन डॉट लोड। अब यहाँ पर अपन एक डिक्शनरी के अंदर स्टोर करवा लेंगे इसको, ताकि अपन के पास वर्ड के कॉरस्पॉन्डिंग मीनिंग वाला डिक्शनरी आ जाए। ठीक है, जब मैं आपको अगर फाइल खुल गई हो तो मैं फाइल दिखा देता हूँ। ये देखो, ए का पर्टिकुलर मीनिंग लिखा हुआ है, उसका नाउन, फर्स्ट लेटर ऑफ द रोमन अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को अपन चेक करेंगे इसके अंदर। मैं इसको क्लोज करता हूँ, डिक्शनरी डॉट जेसन डॉट लोड करता हूँ, और लोड के अंदर अपन पास कर देते हैं FP। ठीक है, अब अपने पास डिक्शनरी पूरी तैयार हो गई, इतना सारा कंटेंट FP के अंदर है। ठीक है, अब मैं डिक्शनरी ऑफ एप्पल लिख के देखता हूँ, एप्पल नहीं मिला इसको। लेट्स सी, देखो कैपिटल्स में एप्पल मिल गया इसको। तो अब एप्पल का मीनिंग क्या है, फ्रूट विद रेड और येलो और ग्रीन एंड स्क्रीन। ये आप अपन को ये पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन, डिक्शनरी ऑफ एप्पल के अंदर भी एक और डिक्शनरी आ रही है जिसके अंदर मीनिंग्स लिखा हुआ है, मीनिंग्स। ठीक है, इसको प्रिंट कराते हैं। उसके बाद इसका फर्स्ट मीनिंग प्रिंट करा देते हैं अपन, 0, सॉरी इसका की, ये भी की है 1। ठीक है, अब 1 के अंदर अपन इसका 0 1। ठीक है, ये अपना फर्स्ट के अंदर, ये अपना पूरा मीनिंग हो गया इसका। अब अपन को कुछ और लेना हो, मान लो एप्पल की जगह अपन लेते हैं जो ए से शुरुआत होता है, अबॉकुली लेते हैं। ठीक है, अबॉकुली, प्लूरल ऑफ अबॉकुलस। ऐसे आप पूरी डिक्शनरी बना सकते हो अपने इसके अंदर, आपके पास पूरा सही डेटा होना चाहिए। ठीक है, तो फाइल हैंडलिंग में इतना ही। अब अगला एक्सेप्शन हैंडलिंग देखेंगे अपन। तो अपन आज की वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे एक्सेप्शन हैंडलिंग की। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग कभी भी कैसे भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैंने डायरेक्ट प्रिंट ऑफ कोई एक्स लिया बिना वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये आ गई एरर। जैसे यहाँ पर अपने को की आइडेंटिफाई करते हैं। मान लो मेरे पास मैंने इफ स्टेटमेंट लिखा, यहाँ पर आ गया इंडेंटेशन एरर। ये एरर अपने प्रोग्राम को स्टॉप करा देती है, तो अपन को इस एरर को हैंडल करना सीखना होगा। उसी के लिए अपन के लिए एक्सेप्शन हैंडलिंग बनी है। ठीक है, तो अब मैं जैसे अगर मैं लिखता हूँ ट्राई, ये ऐसा एरर यूज़र के सामने अच्छा नहीं लगता, तो अपन इसको अच्छे से प्रिंट करके दिखा सकते हैं। मैं लिखूँगा ट्राई, लेट्स से प्रिंट एक्स। अब मैंने एक्सेप्ट, यहाँ पर क्या थी, नेम एरर, तो मैं ऐसे ले लूँगा नेम एरर एज ई, प्रिंट प्लीज डिक्लेयर द वेरिएबल। ठीक है, इस तरीके से ये अपन अच्छे से दिखा सकते हैं। अपन इसको इसके अंदर एक और चीज़ होती है फाइनली। लेट्स से कि मैंने ट्राई प्रिंट एक्स लिखा, एक्सेप्ट नेम एरर की जगह अपन एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं। ये मास्टर क्लास होती है जिसके अंदर सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको एक्सेप्शन का नाम याद भी नहीं है तो एक्सेप्शन क्लास समझ लेगी कि क्या एक्सेप्शन आती है आपके कोड में। अब भी अपन इसके अंदर भी अपन मैं ई प्रिंट करता हूँ ताकि अब ठीक है जो एरर है वो पता पड़ जाए। और उसके बाद एक फाइनल स्टेटमेंट और प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फाइनली। ठीक है, अपने पास फाइनली प्रिंट हुआ और यहाँ पर एक्सेप्शन का ई प्रिंट हुआ। अब एक एक्सेप्शन को हैंडल करने से दूसरी एक्सेप्शन और आ गई। ये अपने प्रिंट के अंदर ये अपन ने गलत लिखा इस वजह से, टाइप एरर। ठीक है जी, अब इसको ये अपने वो हैंडल इस सेक्शन को करने गया, यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन आ गई, इस वजह से यहाँ पर एरर दी थी। ठीक है, तो इस चीज़ को अपन सही कर लेते हैं। ट्राई प्रिंट एक्स एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, अपन डायरेक्ट प्रिंट ही कर देते हैं। फाइनली कोड ये होता है, चाहे आपका ट्राई के अंदर जाए या एक्सेप्ट के अंदर जाए, फाइनली कोड ये होता है जो हमेशा चलता है। ठीक है,
फाइनली, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक का ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, ट्राई कर लिया, अगर सक्सेस हो गया तो वो कहीं और चले जाएगा। अब एक्सेप्शन आ गई तो अपन एक्सेप्शन प्रिंट तो करा देंगे, फिर फाइनली में जाके अपन उसको उस ट्रांजेक्शन को रोल बैक कराना होगा, तो फाइनली स्टेटमेंट उस समय काम आता है बहुत। ठीक है, अब अपन इसको फाइनली को प्रिंट करा देते हैं फाइनली। ठीक है, नेम एक्सेस नॉट डिफाइंड, ये ऐसे एरर दिखा देगा। एक एरर ये होती है, ऐसे बहुत सारी एरर होती है, इंटेंटेशन एरर होती है, डिवाइड बाय जीरो डेफिनेशन एरर होती है, फाइल नॉट फाउंड एरर होती है। ये सारी एरर्स आपको एक्सेप्शन क्लास के अंदर मिल सकती है, ये एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये अब मान लो कि आपको एक्सेप्शन खुद से रेज कराने की, यूज़र ने x इक्वल्स टू -1 है, x इक्वल्स टू -1 लिया। ठीक है, x इक्वल्स टू -1 लिया। अब अगर x इक्वल्स टू -1 है तो आपके पास ये एरर आनी चाहिए, ये एक्सेप्शन थ्रो करना चाहिए कि आपका 0 से लेस नहीं होना चाहिए, आपका अकाउंट का बैलेंस 0 से लेस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, if x is less than equals to 0 raise exception, the error sorry the value of x should not be less than 0। ठीक है, ये यहाँ पर अपने पास एक्सेप्शन आ गया।